हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्स्ट्रा मार्क्स जेई। जेई की अनलिमिटेड प्रैक्टिस का प्लेग्राउंड। जेई क्रैक करने के लिए क्या चाहिए होता है? प्रैक्टिस। तो हम यहां पे वही करेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस विथ एआई एक्स्ट्रा पावर। मेरा नाम है अमन और आज हम डिस्कस करेंगे द बेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। एज वी ऑलरेडी नो, थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री थोड़ा सा हॉट फेवरेट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस भी थोड़े से ऑन द डिफिकल्ट साइड ही आते हैं। तो आज देखेंगे कि इस चैप्टर में से कैसे प्रॉब्लम्स आए हैं, उस प्रॉब्लम्स को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, क्या कुछ छोटे मोटे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसके थ्रू हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पर सेशन शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं। अगर आप खुद इस सेशन में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ओपन टेस्ट का लिंक है। आप उस ओपन टेस्ट के लिंक को क्लिक करें, वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पे लेके जाएगा। एक्स्ट्रा मार्क्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप इस टेस्ट को कंप्लीटली सेल्फ अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे आपका टेस्ट खत्म होगा वैसे ही आपको आपका स्कोर और क्वेश्चंस के एनालिसिस और सॉल्यूशंस सब मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेक श्योर अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सेशन की शुरुआत करते हैं एक छोटे से एनालिसिस के साथ। दिस इज द एनालिसिस रिलेटेड टू थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनामिक्स इतने सालों में। ठीक है, तो 2022 में लगभग 20 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से 14 इंटीजर टाइप क्वेश्चंस थे और 6 सिंगल चॉइस क्वेश्चंस थे। यानी 2022 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंटीजर साइड ज्यादा थे। 2023 में अगेन 21 क्वेश्चंस में से 18 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सिंगल चॉइस नहीं थे, जो इंटीजर टाइप थे। यानी आप समझ रहे हैं इंटीजर टाइप का वेटेज कितना ज्यादा है। 21 में से 18 क्वेश्चंस। 2024 में 17 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े कम थे इस चैप्टर से, बट उसमें से भी 14 क्वेश्चंस इंटीजर टाइप है अगेन। एंड 2025 28 जिसमें से 7 क्वेश्चंस इंटीजर टाइप है। तो अगर आप देखें तो 2022 2023 2024 में लगभग पैटर्न सेम था। 2025 में पैटर्न हल्का सा चेंज हुआ है। इसे हम दो चीजें गेस कर सकते हैं, ऑब्वियसली गेस ही करेंगे। पहला ये कि ये हो सकता है कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस का वेटेज डिसेंट रहेगा, हाई रहेगा। अगर मैं हाई नहीं भी मानता हूं तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस का वेटेज डिसेंट तो रहेगा ही, क्योंकि इतने सालों में तो हमें ये बताया गया है। और दूसरा एनालिसिस यहां से ये लिया जा सकता है कि गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर से काफी अच्छे खासी संख्या में सवाल पूछे जाते हैं। यानी अपने पेपर में आप तैयार रहें, क्वेश्चंस फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री तो डेफिनेटली होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं किस तरीके के प्रॉब्लम्स इस चैप्टर में से आए थे और हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 mole of an ideal gas expands isothermally and reversibly from 10 meter cube to 20 decimeter cube at 300 Kelvin। यहां पे एक छोटा सा डेफिनेटली ये D होना चाहिए। 10 डेसीमीटर क्यूब टू 20 डेसीमीटर क्यूब का एवोल्यूशन होगा, क्योंकि नॉर्मली वॉल्यूम चेंज में, एक्सपेंशन में उतना ज्यादा यूनिट का कुछ इश्यू नहीं रहता है। एट 300 केल्विन ऑब्वियसली। तो हमारे पास हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा यू, हमें कैलकुलेट करना है क्यू, हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन इन द प्रोसेस रिस्पेक्टिवली। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते ही आपके दिमाग में टन करके घंटी बजनी चाहिए। वो घंटी क्या है? आइसोथर्मली एक्सपेंशन है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में क्या होता है? डेल्टा टी आपका 0 हो जाता है। तो अगर आपका डेल्टा टी 0 है तो ऑब्वियसली आपकी इंटरनल एनर्जी भी 0 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू सीधे सीधे 0 हो जाएगी, जो कि चारों ऑप्शन में है। तो हमारा कुछ खास फायदा हुआ नहीं। ठीक है, बट हम ये जरूर जानते हैं कि अगर हम इसको फर्स्ट लॉ पे एप्लीकेबल करें तो फर्स्ट लॉ इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। राइट है। दूसरी चीज रिवर्सिबली है। रिवर्सिबली के केस में जो W है, W इज इक्वल टू -2.303 RT log ऑफ V2 डिवाइडेड बाई V1। राइट है। बाकी सब वैल्यूज तो मेरे पास ऑलरेडी दिए ही गए हैं मेरे को, तो मैं यहां से क्या करता हूं, सॉरी NRT, नंबर ऑफ मोल्स भी तो आएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमारे पास 1 है, तो उसकी चिंता इतना करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया -2.3, ये हमें ऑलरेडी दे रखा है। R को 8.3 यूज करना है। टेम्परेचर मेरे पास ऑलरेडी 300 केल्विन है और ये हो जाएगा log ऑफ V2 दैट इज 20 डिवाइडेड बाई V1 दैट इज 10। तो ये सीधा सीधा log 2 आ जाएगा। जब मैं इसको पूरा मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1.7 किलो जूल के आसपास आ जाना चाहिए, क्योंकि ये 0.3 है। 0.3 इंटू
3 हो गया 0.9, तो ये 90 हो गया, 90 इंटू 2.3 इंटू 8.3 अप्रोक्सीमेटली। तो सारी वैल्यूज अगर आप पुट करोगे तो सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आपको मिल जाएगा, यस मैं अप्रोक्सीमेटली सही था। जो आपका वर्क डन है वो बेसिकली वर्क डन माइनस 1.718 किलो जूल हो जाएगा। फर्स्ट लॉ के थ्रू हमें ऑलरेडी पता है कि Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, तो मेरा जो Q है वो प्लस 1.718 किलो जूल हो जाएगा। यानी ऑब्वियसली इसका सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन सिंपल था, छोटा सा फॉर्मूला लगाया, सीधे सीधे कैलकुलेट किया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर्स। ठीक है, तो ऑन द सिस्टम एंड बाय द सिस्टम तो मेरे ख्याल से इसलिए है क्योंकि कंप्रेशन और एक्सप्रेशन दोनों के बारे में पूछ रहे हैं ये। ओके, देखते हैं। सबसे पहला क्या है, वर्क डन रिवर्सिबल फॉर एक्सपेंशन इन इनफाइनाइट स्टेज, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT एंड RT इन फैक्ट इंटू लॉग ऑफ V2 बाई V1। सही है। इरिवर्सिबल वर्क डन इरिवर्सिबल फॉर एक्सपेंशन इन सिंगल स्टेज, सो एक्सपेंशन इन सिंगल स्टेज माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 हो जाएगा। तो वर्क डन सीधा माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 हो जाएगा। थर्ड है रिवर्सिबल फॉर कंप्रेशन इन इनफाइनाइट स्टेज, तो ये तो जस्ट उसका उल्टा होगा। रिवर्सिबल के केस में क्या होगा, कंप्रेशन चूंकि इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है, एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस आपस में, तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाना चाहिए, बस पॉजिटिव हो जाना चाहिए। तो हो जाएगा प्लस 2.303 nRT लॉग ऑफ V2 बाई V1। मेरे ख्याल से आधा पूरा क्वेश्चन तो ये सॉल्व हो गया, आधा छोड़े पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एंड इरिवर्सिबल फॉर कंप्रेशन इन अ सिंगल स्टेज का फॉर्मूला तो वही होगा, पर एक्सपेंशन और कंप्रेशन इरिवर्सिबल अगर हम देखेंगे तो कंप्रेशन में ज्यादा वर्क डन होता है इन कंपैरिजन टू एक्सपेंशन, ये हमें पता है। लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें मिल गया जब ये A और C का हमारा वर्क डन सेम है। तो A और C का वर्क डन हमारा सेम है और ये दो ऑप्शन है, राइट। एक ये है C और एक ये है B, A और D तो हट गए। अब हमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा कौन सा होता है, तो सबसे ज्यादा होता है कंप्रेशन के लिए। कंप्रेशन के लिए जो इरिवर्सिबल वर्क डन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो ऑब्वियसली अगर मैं इस लॉजिक को यहाँ पे लगाता हूँ तो मेरा सीधा सीधा जवाब निकल के आता है बी। इनफैक्ट इसको आप ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं आपको ग्राफिकली दिखाऊं तो ये है रिवर्सिबल, तो इसको मान लेते हैं एक्सपेंशन इस तरफ जा रहा है और इसको मान लेते हैं कंप्रेशन इस तरफ आ रहा है। तो हम एरिया कैसे निकालते हैं, हम वर्क डन कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों का एरिया अंडर द ग्राफ तो सेम ही आएगा, मतलब कंडीशन अप्लाइड। ऑब्वियसली ये V2 है, ये V1 है, ये सारी चीजें बराबर है, तो एरिया अंडर द ग्राफ तो सेम आएगा। तो ये A और C तो वैसे भी सेम है, सही है। अगर हम इधर सिंगल स्टेज एक्सपेंशन के लिए आते हैं तो ये मेरे सिंगल स्टेज एक्सपेंशन का एरिया अंडर द ग्राफ है, ये मेरे सिंगल स्टेज एक्सपेंशन का एरिया अंडर द ग्राफ है। ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, तो ये एरिया अंडर द ग्राफ हो गया। अब वही अगर मैं कंप्रेशन करता हूं तो कंप्रेशन के केस में एरिया अंडर द ग्राफ पूरा ये हो जाएगा। तो कंप्रेशन के केस में अगर मैं इन चारों ग्राफ्स को भी कंपेयर करता हूं तो मुझे सीधा सीधा ग्राफ से ही एनालिसिस दिख रहा है कि वर्क इरिवर्सिबल कंप्रेशन जो है वो सबसे ज्यादा है। तो ये सबसे ज्यादा हो गया, ये दोनों बराबर हैं और इन सब में पूरा का पूरा जोड़ेंगे तो ये सबसे लीस्ट होगा। अगर आप ग्राफिकल एरिया भी देखें तो सबसे लीस्ट होगा। तो दो में से एक चीज कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन के साथ, या तो जब हम वर्क डन पढ़ते हैं तो हम ऑलरेडी देखते हैं कि एक्सपेंशन किस केस में होगा और कंप्रेशन किस केस में होगा, वो हम ऑलरेडी एक बार चेक कर लेते हैं। हम ये भी बता देते हैं कि एक्सपेंशन के केस में कौन सा ज़्यादा होगा, कंप्रेशन के केस में कौन सा ज़्यादा होगा और ओवरऑल कौन सा ज़्यादा होगा। तो हम या तो वहाँ से याद रखें, अगर आपको वो याद नहीं रहता है ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप ग्राफिकल एनालिसिस कर लो, क्योंकि एक्सपेंशन का ग्राफ तो ये बनेगा और कंप्रेशन का ग्राफ ये बनेगा, यह हमें ऑलरेडी पता है। तो आप ग्राफिकल एनालिसिस कर लो, आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ठीक है, जिसका जवाब देना आसान है। दो हिंट मैंने आपको बताए, पहला तो यही आपको जवाब दे देगा और दूसरा कंप्रेशन ज्यादा होता है हमेशा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन एज सच नहीं था। अगला वाला देखते हैं। An ideal gas undergoes a cyclic transformation starting from the point A and coming back to the same point by tracing the path A goes to B goes to C goes to A। तो बेसिकली ये A goes to B goes to C goes to A, ये क्लॉकवाइज ट्रेवर्स कर रहा है, राइट। तो क्लॉकवाइज अगर ट्रेवर्स करेगा इसका मतलब वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव हो जाता है।
हमें पूछा गया है द टोटल वर्क डन। तो अगर पीवी ग्राफ आपके पास है तो नॉर्मली क्या होता है, द टोटल वर्क डन इज बेसिकली इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। तो एरिया अंडर द ग्राफ का मतलब हो गया सीधा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी ये हो गया हाफ इंटू 20 किलो पास्कल, 30 माइनस 10 20 किलो पास्कल, और ये भी 30 माइनस 10, ये कितना हो गया 20 डेसीमीटर क्यूब। तो आई थिंक 1 किलो पास्कल सॉरी 1 किलो पास्कल, इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं, 1 किलो पास्कल इंटू 1 डेसीमीटर क्यूब इज बेसिकली आई थिंक 1 जूल, जहां तक मेरा अंदाजा है कि ये छोटा होगा, राइट। तो इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, ये 10 कटा, ये आ गया 200, तो इसका सीधा सीधा आंसर ऑब्वियसली हो जाना चाहिए 200 जूल्स। वैल्यू पुट करोगे आपको पूरा का पूरा जवाब मिल जाएगा, वर्क डन नेट इज इक्वल टू 200 जूल्स, राइट। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, आपको सीधा 200 आंसर जो भी मेथड है उसके थ्रू आपको फिल कर देना है, दैट इज इट। अगेन सिंपल क्वेश्चन, एरिया अंडर द ग्राफ, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। PYQ भी है, ठीक है, ये भी एक चीज ध्यान रखें। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 mole of an ideal gas is allowed to expand reversibly and adiabatically from a temperature of 27 degrees Celsius. The work done is 3 kilojoule per mole, ठीक है। The final temperature of the gas is, ठीक है। अब मेरे को ऑलरेडी पता है कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। यहाँ पे मुझे पता है एडियाबेटिक के केस में जो हीट ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग 0 हो जाता है, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ W इज इक्वल टू डेल्टा U। डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, NCV डेल्टा T इज इक्वल टू NCV इंटू T2 माइनस T1। इतनी जानकारी तो मेरे पास है, राइट। मेरे पास वर्क डन दिया हुआ है 3 किलो जूल, यानी ये 3000 जूल हो जाएगा, राइट। और ये माइनस होगा बिकॉज 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड, तो ये माइनस 3000 कर देते हैं इसको, इज इक्वल टू N हमारे पास क्या है 1 मोल है, तो N की भी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। CV मेरे पास 20 जूल्स है, तो 20, और ये हो गया T2 माइनस 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300। एक्सक्यूज मी। अगेन सीधा सादा सिंपल कैलकुलेशन। जब आप ये पूरा कैलकुलेशन करोगे तो ये 20, ये 300, ये 150 आ जाएगा, ये इधर 150 आ जाएगा, 3000 डिवाइडेड बाय 20 150, और कहीं ना कहीं ये 300 से माइनस हो रहा होगा, तो 300 से माइनस हो जाने के बाद फाइनल टेम्परेचर आपका आ जाना चाहिए 150 केल्विन। 150 केल्विन PYQ, और सीधे सीधे एक छोटे फॉर्मूले से ये सॉल्व हो जाता है। तो एक चीज तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें ये पता चल गया कि ऐसा नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ही पूछा जाए, नॉर्मल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सही बात है। अगले वाले क्वेश्चन पर ट्राई करते हैं। 2 moles of a triatomic linear gas are taken through a reversible process, ideal starting from A as shown in the figure। तो बेसिकली प्रोसेस A से शुरू हुआ है, B की तरफ जा रहा है, B से C की तरफ जा रहा है, ठीक है। ट्राइएटॉमिक है, 2 moles है मेरे पास, ओके। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ VB बाई VA इज 4, यानी VB बाई VA का वॉल्यूम भी दे रखा है मुझे 4, और टेम्परेचर एट A इज -73 डिग्री सेल्सियस, यानी -73 मतलब 200 केल्विन के आसपास है, ठीक है। Then the work done by the gas in AB process is, okay। तो मुझे सिर्फ AB का ध्यान देना है, ज्यादा चीजों का ध्यान नहीं देना है, ठीक है। पहले ये तो जाने कि AB प्रोसेस है किस तरीके का। तो अगर मैं यहाँ पे AB प्रोसेस एनालाइज करने जाता हूं तो वॉल्यूम भी चेंज करा है, टेम्परेचर भी चेंज करा है, दिस इज VT ग्राफ। VT ग्राफ का मतलब जो प्रोसेस है वो आइसोबेरिक है, ऑब्वियसली आइसोबेरिक है तभी ये हो रहा है, राइट। सो आइसोबेरिक के केस में मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल VB माइनस VA। अब चूंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है, सो माइनस लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी वैसे, ऑब्वियसली। P एक्सटर्नल इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टू P इंटरनल, या इनफाइनाइटेसिमली क्लोज है ये। एक्सपेंशन हो रहा है तो ऑब्वियसली P इंटरनल ज्यादा होगा, P एक्सटर्नल कम होगा, ऑब्वियसली। तो वर्क डन यहाँ पे लिख सकता हूं मैं माइनस P इंटरनल VB माइनस VA। P इंटरनल को मैं लिख सकता हूं माइनस NRT डिवाइडेड बाई VA इंटू
VP माइनस VA, क्योंकि A से शुरू हुआ था ना, तो इसलिए यहाँ पे VA होगा। अब यहाँ पे ये मैं लिख सकता हूँ माइनस NRT, ये हो जाएगा VB बाई VA माइनस 1, राइट। मुझे वर्क डन निकालना है मेरे हिसाब से, यहाँ से VB बाई VA वाला लॉजिक मुझे ऑलरेडी पता है, VB बाई VA 4 है, तो ये 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, N मेरे पास 2 मोल्स हैं, R मेरे को दिया ही होगा या नहीं दिया होगा तो 8.314 है, और टेम्परेचर मेरे पास 200 केल्विन है। बस इसमें सारी वैल्यूज मुझे सिर्फ पुट करनी है। जब मैं सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करता हूँ, जैसे आप देखें ये 2 मोल्स हो गया, 8.314 हो गया, टेम्परेचर 200 हो गया, इंटू 3 मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो फाइनल आंसर मेरा घूम फिर के 9.98 आ जाता है। 9.98 या 9.97, सो मतलब ऑब्वियसली जो क्लोजेस्ट आंसर होगा वो 9.97, या अगर मुझे प्रॉपर इंटीजर टाइप में जवाब देना है तो इसका आंसर सीधा सीधा 10 हो जाएगा। ऑप्शंस है मेरे पास, सॉरी ये भूल ही गया था, तो 9.98 ऑप्शंस के कंपैरिजन में ऑब्वियसली ये 9.97 सबसे क्लोजेस्ट आंसर है, सही जवाब। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 mole of an ideal monoatomic gas at 27 degrees Celsius is subjected to a reversible isoentropic compression हो रहा है, important point, और isoentropic compression हो रहा है, until final temperature reaches to 327 degrees Celsius। ठीक है, पहला वाला 300 है और ये हो गया 600। If the initial pressure is 1 atmosphere, then find the value of LNP2। ओके, आइसोएंट्रोपी की केस में एक छोटा सा लॉजिक पहले याद रखना पड़ेगा, एक्चुअली एक से ज़्यादा याद रखने पड़ेंगे, पर लॉजिक इसका सबसे पहले ऐसे शुरू होना चाहिए कि ये चूंकि मुझे प्रेशर पूछ रखा है और मेरे पास टेम्परेचर है, तो सबसे पहले मेरे को गामा चाहिए। गामा इज इक्वल टू CP बाई CV, और गामा हो जाएगा आपका 5 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, मैं बताऊंगा ये क्यों कर रहा हूं मैं आइसोएंट्रोपिक। ठीक है, ये गामा निकाला मैंने। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू एडियाबेटिक्स एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, T टू द पावर गामा, P टू द पावर 1 माइनस गामा इज कांस्टेंट K। सो यहां से T टू द पावर गामा, सॉरी T1 टू द पावर गामा, या एक काम करते हैं हम इसको सीधा ही डिवाइड कर देते हैं, 1 माइनस गामा बाई 2 इज इक्वल टू T2 इंटू P2 1 माइनस गामा बाई 2। रेशियो ले ले T1 T2 का, तो यहां से हम T1 T2 का रेशियो लेते हैं तो यह आ जाता है P2 बाई P1 टू द पावर 1 माइनस गामा बाई 2। तो अगर मेरे को P1 बाई P2 करना है तो गामा माइनस 1 बाई 2 करना पड़ेगा। अल्टीमेटली मुझे उतना फर्क तो पड़ता नहीं है, गामा तो है ही मेरे पास। सॉरी, ये एक छोटी सी गड़बड़ी है यहाँ पे, ये गामा नहीं हो, ये सॉरी ये 2 नहीं होगा, ये गामा होगा, राइट। तो अगर मैं P1 बाई P2 करूंगा तो गामा उल्टा चला जाएगा, सीधी बात है, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो ये मेरे पास है, मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ T1 की वैल्यू डालनी है, मुझे T2 की वैल्यू डालनी है, मुझे P1 की वैल्यू डालनी है, मुझे P2 कैलकुलेट करनी है। गामा मेरे पास 5/3 ऑलरेडी है मेरे पास। ठीक है, सो अगर मैं सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट करता हूँ, T2 बाई T1 इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी एक छोटी सी चीज भी तो कर सकते हैं, मुझे तो प्रेशर नहीं पता ना, मैं इस एक्सप्रेशन को हल्का सा उल्टा चेंज करके प्रेशर के टर्म्स में लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे तो प्रेशर नहीं पता है। तो ये आ गया T2, ये आ गया P2, ये पहले ही इसमें थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, इसको हम लिख देते हैं T1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा और इंटू P1 एंड T2 डिवाइडेड बाई P2, ये हो गया गामा बाई 1 माइनस गामा। अब T2 बाई T1 करूंगा तो मेरे को सीधा 1 माइनस मिल जाएगा, तो वो तो आराम से हम चेंज कर सकते हैं, एक्सप्रेशन ही है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मुझे P2 कैलकुलेट करना है ln, तो मैं सीधा T2 के टर्म्स में अगर P2 कैलकुलेट करता हूँ कि T2 मेरे पास ऑलरेडी 600 है, T1 मेरे पास ऑलरेडी 300 है, मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली, यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू डाली तो ये 2 टू द पावर 5/2, सीधा 3 कैंसिल हो गया, ये 2.5। 2.5 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 टू द पावर 0.5, यानी 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 टू द पावर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, सॉरी। अगर मैं दोनों तरफ लॉग लेता हूं तो एक हो जाएगा log 4, एक हो जाएगा हाफ log 2। मैं अगर सारी वैल्यूज पुट करता हूं तो मेरे पास ln2 अप्रोक्सीमेटली 1.75 आ जाता है, क्योंकि 2 ln2 हो गया 1.4। ठीक है, ln2 इज बेसिकली 0.7, तो ये 1.4 हो गया, ये 0.7 का हाफ हो गया, सो 1.4 प्लस 0.35।
अगेन आइसोएंट्रोपी के केस में आपको यह ध्यान रखना है कि आपको गामा चाहिए, आप बिना गामा के कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज था कि ये मोनो एटॉमिक था, मोनो एटॉमिक को भी हमें हाईलाइट करना जरूरी है। डायटॉमिक होता कुछ और होता, ट्राइएटॉमिक होता कुछ और होता, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज इसके बारे में मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। ये आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस है, आपको पता है ये डिफिकल्ट प्रोसेस है, ठीक है। मतलब नॉर्मली थर्मोडायनेमिक्स में आइसोएंट्रोपिक क्या होता है, तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस ऑल सॉल्व करने हैं तो एक्स्ट्रा मार्क्स की लर्निंग ऐप पे एक एआई ड्रिवन फीचर है दैट इज कॉल्ड पावर क्वेश्चन। पावर क्वेश्चन बेसिकली क्या करता है कि कॉन्सेप्ट सेम रखता है, वैल्यूज चेंज कर देता है अगर आपको सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो। आई एम प्रीटी श्योर जितने भी यहाँ पे जेईई एस्पिरेंट्स मेरी बात सुन रहे होंगे सबको एक चीज तो समझ में आती होगी कि कई बार एक क्वेश्चन करके ना वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती कि यार मुझे अब कॉन्सेप्ट आता है, मतलब इसका कोई भी क्वेश्चन मैं निपटा दूंगा पेपर में, कई बार नहीं हो पाता है ना। और ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में कॉमन है। तो ऐसी जगह पे पावर क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। क्यों? मान लो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, फुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, एक्स्ट्रा मार्क्स लर्निंग ऐप पे जाओ, पावर क्वेश्चन सेलेक्ट करो, आप उसको रीट्राई करो, रीट्राई करोगे वैल्यूज डिफरेंट होगी, कॉन्सेप्ट सेम होगा। अगर दूसरी बार में भी कॉन्फिडेंस नहीं आया तो आप तीसरी बार में कर सकते हो। तो अगर आपको कहीं पे थोड़ी सी कमी लग रही है तो उस कमी को आप 100% एक्यूरेसी में कन्वर्ट कर सकते हो इस फीचर के थ्रू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सैंपल ऑफ N-octane was completely burnt in excess of oxygen in a bomb calorimeter, ठीक है, whose heat capacity is 5 kilojoule per Kelvin. Okay, as a result of combustion reaction, the temperature of the calorimeter is increased by 5 Kelvin. वो भी हो चुका है. The magnitude of the heat of combustion of octane at constant volume is. Okay. नॉर्मली बॉम्ब कैलोरीमीटर में हम इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट करते हैं, दैट इज NCV डेल्टा T. सही है। मुझे कैलकुलेट करना है द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन कैलकुलेट होता है पर मोल के हिसाब से। मुझे पर यहां पे 1.14 ग्राम्स दिया हुआ है, तो मुझे दो चीजें चाहिए। पहले तो मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये कितना मोल घूम फिर के आएगा N-octane, ठीक है। और दूसरा मेरे को यहां से सबसे पहले डेल्टा यू जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मैं n को ऑलरेडी 1 डाल देता हूं, तो ये 1 × 5 × 5 आ जाएगा। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू ये आ जाएगा 25 किलो जूल, 5 किलो जूल पर केल्विन इंटू 5, ये आ गया 25 किलो जूल, ठीक है। उसकी हीट कैपेसिटी है ना, एंड टेम्परेचर 5 इंक्रीज हुआ है। अब कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आखिरकार इसके। ऑक्टेन यानी C8 × 16 + 2 18, 12 8 96 और ये हो गया 18, तो ये हो गया 14, ये हो गया 10 11। क्या प्यारे नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया 1.14 डिवाइडेड बाय 114, ये हो गया 0.01। ये तो ऐसा लग रहा है कैलकुलेशन भी बिल्कुल मक्खन की तरह होता जा रहा है, कुछ खास दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो यहाँ पे अगर मैं हीट ऑफ कंबशन कैलकुलेट करूं, हीट ऑफ कंबशन दैट इज HOC, सो ये हो जाएगा 25 × 10⁻³ जूल्स डिवाइडेड बाय 10⁻⁻2, सो ये बेसिकली हो जाएगा 2500 किलो जूल। आप देख रहे हैं कुछ नहीं किया, बस दो वैल्यू पुट किए, यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाला, बहुत आसानी से कैलकुलेशन हो गई। ईयर देख लीजिए आप, PYQ लेटेस्ट गर्मा गर्म PYQ है ये। अगेन ऐसे ही क्वेश्चन ये मिथ तोड़ते हैं कि यार थर्मोडायनामिक्स में क्वेश्चन हमसे नहीं हो सकते। बिना परेशानी के बहुत आसानी से हो सकते हैं यार, राइट। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2500 किलो जूल पर मोल। Let's move on to the next one. Two blocks of the same metal having same mass at temperatures T1 and T2 respectively are brought in contact with each other and allowed to attain thermal equilibrium. एक ब्लॉक T1 पे एक ब्लॉक T2 के, दोनों को जोड़ा, थर्मल इक्विलिब्रियम पे ले आने की कोशिश करी। Allowed to attain thermal equilibrium at constant pressure, the change in entropy would be, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गर्म होगा
ब्लॉक वो ठंडा हो रहा है और जो ठंडा ब्लॉक है वो गर्म होगा और कोई ना कोई एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर वो मेंटेन कर लेंगे। बहुत लोग ये भी सोचेंगे काम क्यों नहीं करते हैं, T1 + T2 डिवाइडेड बाय 2 क्यों नहीं कर देते हैं? क्योंकि टेम्परेचर एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इनफैक्ट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, एवरेज आउट सीधा नहीं कर सकते। सो आइडिया क्या है हमारे पास, ये ब्लॉक है जो है T1 पे, ये ब्लॉक है जो है T2 पे, ठीक है। अब एक हीट लॉस कर रहा है, एक हीट गेन कर रहा है, पर चेंज इन एंट्रोपी जो हीट का सिस्टम है वो चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू NCV ln T2/T1, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो कोई एक टेम्परेचर बनेगा TEQ जिस पे ये दोनों पहुंच जाएंगे, कोई एक टेम्परेचर होगा TEQ जिस पे दोनों पहुंच जाएंगे। तो टेक्निकली तो ये दोनों का फाइनल टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि ये T1 से TEQ पे पहुंचेगा, ये T2 से TEQ पे पहुंचेगा। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि अगर बिल्कुल आइडियल सिस्टम है, ऑब्वियसली थर्मल इक्विलिब्रियम आइडियल सिस्टम में ही आ पाएगा, तो आइडियल सिस्टम में क्या होगा, जो भी इसने हीट लॉस किया वो उसने हीट गेन किया है, राइट। तो पहले मैं लिखता हूं द टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होगा, टोटल एंट्रोपी चेंज होगा N, तो N की बात अभी हटा देते हैं, टोटल एंट्रोपी चेंज यहां पे हो जाएगा CV ln TEQ डिवाइडेड बाय T1 प्लस CV ln TEQ डिवाइडेड बाय T2। T1 इस ब्लॉक के लिए, T2 इस ब्लॉक के लिए, हीट लॉस हीट गेन। अब एक ने जितना लूज किया दूसरा उतना भी तो गेन करेगा ना, क्योंकि आइडियल सिस्टम है। तो आइडियल सिस्टम में मैं कह सकता हूं कि CV T1 माइनस TEQ, हाई टेम्परेचर नेगेटिव नहीं जाने देना, शुड बी इक्वल टू CV TEQ माइनस T2। The hotter body has lost the heat, the colder body has gained the heat। यहां से अगर मैं सब प्रॉपर्ली कैलकुलेट करता हूं तो यह आ जाएगा T1 माइनस TEQ इज इक्वल टू TEQ माइनस T2। इसको उधर भेजो, इसको इधर भेजो, सॉरी कहीं T1, हाँ यहाँ। सो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ TEQ, सॉरी प्लस हो जाएगा नहीं, माय बैड। सो यहां पे हम लिख सकते हैं TEQ इज इक्वल टू T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2। स्टेप नंबर 1 हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। स्टेप नंबर 2 के लिए क्या करेंगे, बस यहाँ पे TEQ की, मतलब अगर मैं CV कॉमन लेता हूँ, ठीक है, CV कॉमन लेके ये क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे CV कॉमन ले लेता हूँ तो CV आ जाएगा, ये ln हो जाएगा TEQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2। अगर मैं TEQ स्क्वायर यहीं पे पुट कर देता हूँ तो ये T1 प्लस T2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, 2 CP ln T1 प्लस T2, नहीं 2 तो होगा ही नहीं, 2 की तो बात ही नहीं चल रही है, तो आंसर इनमें से कोई होगा। सो T1 प्लस T2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, T1 प्लस T2, T1 इंटू T2 सॉरी, एंड T1 प्लस T2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू T1 इंटू T2। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। हालांकि एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे, हाँ ये CP होगा, ये CV नहीं होगा, बिकॉज वो वाली चीज़ है ना, कांस्टेंट प्रेशर पे ही काम चल रहा है हमारा, तो ये इसको P कर देते हैं, क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन फैलाना रिस्की है, राइट। सो ऑब्वियसली इसका आंसर मुझे तो लगता है इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि CP ln T1 प्लस T2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ T1 इंटू T2। तो आपके पास 50-50 चांसेस है, आप जिसको चूज करना चाहे आप चूज कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो थोड़ी सी एक हल्की सी एरर है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा होगा, ये तो आप इतना तो आप समझते ही हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन, 3/2 O2, O2 गिव्स Kp, ठीक है। डेल्टा G फॉर द रिएक्शन इज, ये तो आइडिया भी सिंपल है, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT इंटू लॉग ऑफ K। Kp कैसी कुछ भी हो सकता है, सो यहाँ पे माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर 298 इंटू लॉग ऑफ माइनस 2.47 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29। और करना ही क्या रह गया, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के अलावा तो और कुछ करना नहीं रह गया। तो यहाँ पे अब जब सारी आप वैल्यू डाल देंगे तो सारी वैल्यू डालने के बाद इसका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा 163 किलो जूल पर मोल।
मैंने पर्सनली वेरीफाई कर रखा है, मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो 163 किलो जूल के आसपास करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा परेशान करेगा आपको। क्यों? बहुत मल्टीप्लाई करना है। सो अगेन, अगर आपके कैलकुलेशंस अच्छे हैं तो आप जब इस क्वेश्चन पे पहुंचे तभी इसको अटेम्प्ट कर दे, यू एनीवेज यू विल गेट अ +4 क्योंकि आपके कैलकुलेशन अच्छे हैं। पर अगर आप थोड़ा सा भी कैलकुलेशन में स्लो हैं या थोड़े से लेजी हैं तो मेरी सजेशन ये रहेगी इसको टुवर्ड्स एंड ऑफ द उसमें ट्राई करें, क्योंकि करना कुछ नहीं है, सारी वैल्यूज पुट करनी है एंड मल्टीप्लाई करना है घूम फिर के। तो इसको आराम से इत्मीनान से, जब आप थोड़े रिलैक्स रहेंगे तब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो मेरे ख्याल से एरर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर then if carbon to diamond is X, diamond to graphite is X, diamond to carbon dioxide is Y and graphite to carbon dioxide is Z, I have to basically form the relation between them। ये तो और आसान है, मतलब इसमें तो ज़्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं है, छोटा सा आइडिया। डायमंड किस तरफ है? रिएक्टेंट की तरफ है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेफाइट किस तरफ है? प्रोडक्ट की साइड है। तो एक काम करो, इसको माइनस कर दो, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। तो रिएक्शन का एंथैल्पी अगर नेगेटिव हो गया मतलब रिएक्शन रेसिप्रोकेट हो गया। रेसिप्रोकेट का मतलब ग्रेफाइट उधर चला गया, ग्रेफाइट उधर चला गया तो आप बस इन दोनों को ऐड करो, इसको माइनस के नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके रिएक्शन को ऐड कर दो, या दूसरे रिएक्शन को पहले वाले रिएक्शन से सब्ट्रैक्ट कर दो। आपको सीधा सीधा डायमंड और ग्रेफाइट का जुगाड़ मिल जाएगा। डायमंड और ग्रेफाइट का जुगाड़ सीधा सीधा हो जाएगा x = y - z। पहला माइनस दूसरा ना, दूसरे को पहले से सब्ट्रैक्ट करें तो पहला माइनस दूसरा हुआ ना, कुछ खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये काफी आसान था और ईयर भी देखें आप, वन ऑफ द लेटेस्ट क्वेश्चंस है ये। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन फॉर CCl4 इज 30.5 किलोजूल पर मोल। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दे रखा है। Heat required for vaporizing 284 grams of CCl4 at constant temperature is। ठीक है, तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है ही, अगर मैं सीधा नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे जवाब मिल जाएगा। ये तो थर्मोकेमिस्ट्री का बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ मोल्स, पहले तो मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मोलर मास यहाँ पे हो जाएगा 35.5 × 4 + 12, तो 5 4 20, ये हो गया 22 4 12 13 14 प्लस 12, तो ये हो गया 152 ग्राम्स। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से सीधा कैलकुलेट कर लो, ये आ गया 248 डिवाइडेड बाई 152। ये लगभग ट्वाइस तो नहीं आ रहा है, 2 2 4 5 2 10 11 2, हाँ लगभग उसी हिसाब से आ रहा है। अब आपको कुछ अगेन यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें और मेरे को हीट रिक्वायर्ड है ना, तो मैं हीट का सीधा कैलकुलेट करूंगा। 248 डिवाइडेड बाई 152 इंटू 30.5 इंटू 10⁻³ जूल्स। ये एक मेरी थोड़ी सी पर्सनल हैबिट है कि नॉर्मली मैं 10⁻³ लिख देता हूँ। मैं सजेस्ट तो नहीं करता क्योंकि ये बहुत अच्छी हैबिट तो नहीं है कि जब मामला किलोजूल में निपट रहा है तो क्यों 10⁻³ करना है। पर इसके कारण मोल कॉन्सेप्ट जैसे चैप्टर्स, इक्विलिब्रियम जैसे चैप्टर्स में मेरा फायदा हो जाता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जूल लेके चल रहा हूं तो मुझे यूनिट कन्वर्जन में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप में से जितने बच्चे हैं जिनको यूनिट कन्वर्जन में थोड़ी प्रॉब्लम्स अगर होती है, आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इस तरीके से आप सॉल्व करने की आदत डाल सकते हैं ताकि कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा इश्यूज ना क्रिएट हो। सारी वैल्यूज डाली, पुट करी, आंसर आ गया सीधा 56 किलो जूल। कुछ नहीं करना था ना, बस मल्टीप्लाई तो करना था। सो नियरेस्ट इंटीजर आ गया 56 किलो जूल। सिंपल क्वेश्चन, साधारण क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Enthalpies of formation of CCl4, H2O, CO2 and HCl are this. ठीक है, the magnitude enthalpy for the reaction given below in kilojoules per mole is, again thermochemistry का simple question. Delta H of the reaction can be written as summation of delta H of the products, enthalpies of the formation of products, minus summation of delta H of the reactants. तो आपको बेसिकली ऐड सब्ट्रैक्ट ही करना है और क्या करना है। तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और HCl है। कार्बन डाइऑक्साइड और HCl की वैल्यू इतनी है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये -394 कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया और HCl हो गया +4 × -92।
सही है, फर्स्ट हाफ हो गया। सेकेंड हाफ देखते हैं, नेगेटिव सॉरी सब्ट्रैक्ट। उसके बाद रिएक्टेंट में वाटर है, वाटर आई थिंक 242 है या 105 है, तो ये आ गया -105 प्लस वाटर मेरे पास 2 है ना, तो ये 2 इंटू -242 आ गया। अच्छा एक काम करते ना, इसको सीधा ही मल्टीप्लाई करके एक ही ब्रैकेट में डाल देता है। तो अगर आप ये भी ध्यान दे रहे हैं तो ये भी, इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ऐसी है कि आपको सिर्फ मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट ऐड करना है, ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस अंडर अ मिनट सॉल्व करके टाइम बचाया जा सकता है, राइट। ऑब्वियसली सारे वैल्यूज पुट कीजिए, वैल्यूज पुट कर लिए, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर लिया, यू विल गेट बेसिकली 173 किलो जूल पर मोल। वही किया घूम फिर के अल्टीमेटली। तो सब्ट्रैक्ट ऐड 173 किलो जूल पर मोल, सिंपल आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। कंसिडर द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल रिएक्शन 3 टाइम्स ऑफ N2। मेरे को ये एरोमेटिक नाइट्रोजन बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर दे रहा है, एंड मेरे को बॉन्ड एनर्जीज दिए गए, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन दिया गया, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन दिया गया, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन दिया गया, ठीक है। तो मेरे को ये साइकिल दिया हुआ है, इफ रेजोनेंस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, रेजोनेंस एनर्जी भी दी गई है, तो यानी जो आपका फाइनल वैल्यू होगा रेजोनेंस एनर्जी उससे सब्ट्रैक्ट होगी फॉर श्योर, राइट। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है। थर्मोकेमिस्ट्री में कहते हैं कि डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट। बस, इसके अलावा आपको और कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या सिचुएशन है, यहां पे हमारे पास बॉन्ड एनर्जी है पहले, तो बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट की तो डाई नाइट्रोजन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 942 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। उसके बाद 3 नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है, तो यह आ जाएगा 3 इंटू सिंगल बॉन्ड यानी 170, और फिर सब्ट्रैक्ट करके डबल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन कितना है, 3 है, सो 3 इंटू 420। इससे टोटल से रेजोनेंस एनर्जी भी सब्ट्रैक्ट होगी, क्योंकि उतनी तो कम होती है ना एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है ना, तो उतनी से तो कम होगी, तो उससे सब्ट्रैक्ट होगी 140। तो जब पूरा मैं ये कैलकुलेशन करता हूं, वैल्यूज ही तो पुट करने हैं पूरा, जब मैं सब्ट्रैक्ट फाइनली करता हूं, सो यहाँ देखिए 2826 माइनस 1170, ये हो गया रेजोनेंस एनर्जी सब्ट्रैक्ट, तो टोटल वैल्यू कैलकुलेट करके आती है 916 किलो जूल पर मोल। अगेन ज्यादा कुछ नहीं करना था, सिर्फ वैल्यू डालना था और कैलकुलेट करना था। Let's move on to the next one. Bond-Haber cycle. The bond dissociation enthalpy of X2 calculated from the given data. ठीक है, लैटिस एनर्जी है, उसके बाद सब्लिमेशन एनर्जी है, ये सिर्फ सब्लिमेशन होगा, ये नेगेटिव यहाँ पे नहीं होगा, सब्लिमेशन एनर्जी है, उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, और उसके बाद फॉर्मेशन एनर्जी है। सारी वैल्यूज तो दी गई हैं, एक वैल्यू मिसिंग है। तो बॉन्ड हेबर साइकिल करता है, डेल्टा एच ऑफ एफ इज इक्वल टू, सबसे पहले आता है यहाँ पे एटोमाइजेशन एनर्जी, सो डेल्टा एच ऑफ एटोमाइजेशन एनर्जी। एटोमाइजेशन एनर्जी के बाद आता है हाफ ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी, हाफ ऑफ डेल्टा एच ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन मतलब जो भी ये जैसे एक्स जो ये डिसोसिएट करेगा ना, तो ये डिसोसिएशन एनर्जी आएगा डिस, हाफ इसलिए क्योंकि हम पर मोल एटम लेते हैं, तो पर मोल एटम ये टूटेगा तो 2 देगा ना अल्टीमेटली, X2। उसके बाद आ जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी, ये तीनों की तीनों वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्योंकि एटमाइजेशन एनर्जी मैं इनपुट कर रहा हूँ, डिसोसिएशन भी मैं इनपुट कर रहा हूँ, आयनाइजेशन भी मैं इनपुट कर रहा हूँ, सारी एनर्जी इनपुट होती है। फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, सो डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी नेगेटिव, और आपका लैटिस एनर्जी हो गया, ये वैल्यू भी हो गई नेगेटिव। तो आई थिंक डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन आपके पास है, एटोमाइजेशन, आपको डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है, राइट, द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो बेसिकली आपको यहाँ से डिसोसिएशन एंथैल्पी कैलकुलेट करना है। सारी कुछ करना तो नहीं है, वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज पुट करो, जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव लो, जो पॉजिटिव है पॉजिटिव लो, ऐड सब्ट्रैक्ट करो, फाइनल वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी, बॉन्ड एनर्जी इज 200 किलो जूल पर मोल। तो अगेन ये भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था, ऐड सब्ट्रैक्ट करो, जवाब सीधा सीधा कैलकुलेट करो। सो आप देख रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में अननेसेसरी एक्सेप्शनली डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं,
क्वेश्चंस थर्मोकेमिस्ट्री से हैं, क्वेश्चंस कंबशन यानी फर्स्ट लॉ से हैं, और क्वेश्चंस एंट्रोपी से हैं, क्वेश्चंस गिब्स फ्री एनर्जी से हैं। और जो भी क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉ, गिब्स फ्री एनर्जी, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री। अगर मान लीजिए ऐसा है ना कि आपका थर्मोडायनामिक्स में थोड़ी डिफिकल्टी भी होती है, कोशिश कीजिएगा थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस को मिस नहीं करने का। थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चंस आसानी से हो जाएगा, तो उसको मिस करने का कोई पॉइंट नहीं है। सो दिस इज ऑल दिस इन दिस सेशन। आई एम रियली होपिंग आपको थोड़ा बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा एनालिसिस आपको ये मिल गया होगा कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। दूसरी चीज़ फिर से एक बार याद करा दूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओपन टेस्ट का लिंक है। अगर आप पीयर टू पीयर स्टडिंग करते हैं तो अपने दोस्तों को भी बताइए, टेस्ट कंप्लीटली फ्री है। इस टेस्ट को आप दीजिए एंड अपना एक छोटा सा एनालिसिस की तरह समझिए इसको, कि आप ये पता कर रहे हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी स्पीड से जा रही है। ठीक है, सो डू अटेम्प्ट दी ओपन टेस्ट। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।